Hello, and welcome to an exciting episode of Growth Stories, a podcast by 3EA Global. I'm your host, Sia, an AI management consultant. Today, we're diving into a fascinating realm, a world where celestial bodies, ancient scriptures, and modern business intersect. Our guest is none other than Dr. Shivendra Mishra, a celebrated astrologer and thought leader with over 15 years of deep-rooted experience in astrological consultation. Dr. Mishra has beautifully bridged the ancient art of astrology with today's real-world challenges. Welcome to the podcast, Dr. Mishra. डॉक्टर मिश्रा, आजकल तो इंटरनेट पर एस्ट्रोलॉजर्स की लाइन लगी होती है। बस एस्ट्रोलॉजी सर्च करो और हजारों नाम सामने आ जाते हैं, लेकिन जो आपको अलग बनाता है वो है आपके नाम के आगे का डॉक्टर प्रीफिक्स। मैं जानना चाहती हूँ, क्या एस्ट्रोलॉजी में रियली पीएचडी होती है? प्लीज एनलाइटन अस। हेलो सिया, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जो मेरा इंट्रो पूछा, मैं उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो मेरी शुरुआत हुई जर्नी की, तो ये बचपन से हुई। यानी मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी रिलीजियस रहा है। तो शुरुआत से ही पुराणों को पढ़ना, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना और इस तरह की एक्टिविटीज़ करना कि मन में वो सारी बातें धीरे धीरे बैठती हैं। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में कुछ न कुछ दिमाग में ऐसा था कि आगे चल के कुछ ऐसा अपने धर्म से जुड़ा हुआ या अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ, अपने साइंस से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा काम किया जाए। तो लकीली मैं सर्च कर रहा था ग्रेजुएशन के लिए कि मैं क्या ऑप्ट करूं, तो मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक कोर्स का पता चला ज्योतिर्विज्ञान नाम से। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली ये एस्ट्रोलॉजी का ही कोर्स है। तो मेरे लिए तो जैसे खजाना हाथ में लगा, तो मैंने तुरंत इस कोर्स को ऑप्ट कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया, मैं इसमें और पढ़ता गया। मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी किया, फिर उसके बाद फाइनली मैंने इसमें अपना पीएचडी 2012 में कंप्लीट कर लिया। मैंने जो इसमें अपना पीएचडी में जो मेरा सब्जेक्ट रहा है रिसर्च का, तो बेसिकली ये रहा है कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जो ट्रांजिट करते हैं, जो मूवमेंट इनकी होती है, तो इनका इम्पैक्ट अर्थ पे और प्लस ह्यूमन बीइंग पे क्या होता है। बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट था और बहुत ही इसको में रिसर्च करने में मुझे बहुत मज़ा आया। और मैंने सोचा कि इसमें क्या ऐसा नया ऐड किया जाए, या आज के जो ह्यूमन बीइंग हैं उनकी क्या नेसेसिटी है जो मेन है। तो सारा एक निचोड़ निकल गया है कि ह्यूमन बीइंग अर्थ के बिना, अर्थ मतलब यहाँ पे पैसे से है, यानी फाइनेंस के बिना कुछ भी नहीं है। और जितना भी सोशल बाउंडेशन है या सोशल जो बाउंड्रीज़ है हमारी, या सोशल स्ट्रक्चर है जो हमारा, वो कहीं ना कहीं फाइनेंस से ही गवर्न होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने जयपुरिया लखनऊ से अपना पीजीडीएम में मैनेजमेंट में मैंने एक डिग्री ली, पीजीडीएम किया। तो मुझे और समझ में आया कि ये तो बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कैसे गाइड किया जाए लोगों को कि अपने फाइनेंस को कैसे हैंडल करें, और बाय नेचर उनके अंदर जो इनहेरेंट एक क्वालिटी है उसको कैसे सपोर्ट करते हुए उनको इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए। तो ये मेरी जर्नी रही और इसी को मैं आगे बढ़ाने की अभी कोशिश में लगा हुआ हूँ। That's really fascinating. A PhD in astrology, rooted in research and backed by real study. You've clearly taken astrology beyond the usual zodiac sign reading people are used to. So let's talk about fundamentals. Astrology actually है क्या, और horoscope का क्या मतलब होता है? आज की जेनरेशन स्पेशली जेन जी क्यों इस चीज पर ट्रस्ट करे, जब बहुत लोग इसे सिर्फ सुपरस्टिशियस बोलकर डिसमिस कर देते हैं? क्या एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है या सिर्फ एक फ्लूक है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आजकल के समय में टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लोगों का विश्वास इन चीज़ों में थोड़ा कम होता जा रहा है। तो हमें ये समझना होगा पहले तो कि आखिर ये एस्ट्रोलॉजी है क्या। जब हम इसके फाउंडेशन को समझ लेंगे तो हम समझ लेंगे कि ये फ्लूक है या साइंस है, वो चीज़ें हमारे समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्टार्स और प्लैनेट्स की एक स्टडी है
और हम इसमें स्टार्स और प्लैनेट्स के मूवमेंट को स्टडी करते हैं, साथ में उसका इम्पैक्ट ऑन अर्थ और ऑन ह्यूमन बीइंग क्या होता है उसका हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक साइंस है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए और अपने पूरे अर्थ के लिए इसका एक इन्वेंशन हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो इनके फंडामेंटल्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनली हम एक हॉरोस्कोप बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, उसमें कुछ राशियां होती हैं, कुछ भाव होते हैं, कुछ प्लैनेट्स होते हैं, उनके कुछ मोमेंट्स, कुछ कॉम्बिनेशंस को देख के हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या कि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो किसी न किसी प्लैनेट से गवर्न हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं शुक्र को, तो स्त्रियों का कारक शुक्र है, यानी संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं या जो भी आभूषण हैं या फैशन है या आप परफ्यूम आप देख रहे हैं या आप सिल्वर देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इन सबको शुक्र गवर्न करता है। तो हम क्या करते हैं कि कलेक्टिवली, अब जैसे किसी का, एक व्यक्ति का नाम है, तो उसके नाम में उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, जब हम उसका नाम लेंगे तो उसकी सारी क्वालिटीज़ हमारे जहन में, हमारे ध्यान में आ जाती हैं। तो इसी तरह पे जो ये सारी चीज़ें हैं इनको कलेक्टिव रूप से एस्ट्रोलॉजी में शुक्र नाम दे दिया गया। तो जब हम कहेंगे शुक्र तो हमको इन सारी चीज़ों का ध्यान अपने दिमाग में आ जाएगा कि शुक्र मतलब स्त्रियां, सिल्वर, फैशन, जितनी भी फैशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये सारी शुक्र के गवर्न में आ गई। तो ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल है एस्ट्रोलॉजी का। अब दूसरी बात ये होती है कि इसको क्या, इस पे हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसका एक प्रोसेस क्या है, हम क्यों इस पे विश्वास करें। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको आप अप्लाई करके देखें, क्योंकि किसी भी चीज़ को फर्स्ट हैंड तुरंत रिजेक्ट कर देना वो एक बुद्धिमानी की निशानी नहीं होती। दूसरी बात ये कि हम विश्वास कैसे करें, तो ये भी कह सकते हैं भाई विश्वास तो अंधा ही होता है, उसमें अंधविश्वास वाली कोई बात नहीं है। विश्वास अपने आप में ही अंधा है। जब भी आप किसी भी चीज़ पे आप पहला विश्वास कर रहे हैं तो आप उस पर आँख बंद करके ही विश्वास कर रहे हैं। उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस होता है तो वो विश्वास आपका मजबूत होता जाता है। तो विश्वास हमेशा ही अंधा होता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जीवन की नेसेसिटीज़ हैं, जैसे आप बात करें कि सबसे पहले जो आपके जेनजीज हैं या हमारे जो यंगस्टर्स हैं, तो इनकी जो नेसेसिटीज़ है वो क्या है, आपका एजुकेशन और करियर। तो एजुकेशन की बात हम करें और करियर की बात करें तो इन दोनों ही चीज़ों में आज की डेट में आपको पूरा काफ़ी समय भी देना है। यानी आप बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई आप कर रहे हैं अपने एक अच्छे करियर के लिए। दूसरी बात यह है कि आप इसमें अपना प्रीशियस समय भी दे रहे हैं। लेकिन क्या हो कि जब आप एक स्टेज पे पहुंचने के बाद आपको पता चले कि अभी तक जो मैंने पढ़ाई की वो मेरे किसी काम की नहीं है, तो आपके हाथ से पैसा भी गया और कीमती समय भी गया। यही एस्ट्रोलॉजी काम आती है कि हम अपने इनहेरेंट क्वालिटीज़ को समझें। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली अपने आप को समझने के लिए ही बनाई गई है कि पहले हम अपने आप को समझें कि हम क्या हैं, हमारी इनहेरिटेंट क्वालिटीज़ क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं और हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी काम आती है हम अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको और बढ़ाने में। सपोज़ एक बच्चा है तो वो मेष राशि में हुआ है, उसका सूर्य बहुत प्रबल है, तो ऐसे बच्चे को अगर वो सरकारी ऑफिसर्स या सिविल सर्विसेज की तरफ अगर वो जाए या वैसा उसका रुझान बनाया जाए तो वो उसमें सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज़ उसको ज़्यादा होती हैं, बजाय इसके कि जिसके अंदर कोई वैसी क्वालिटी ही नहीं है। अब इसको आप व्यवहारिक रूप में देखें तो सिविल सर्विसेज के लिए हर साल लगभग 10 लाख एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन उसमें से छांटे जाते हैं केवल 1000। तो क्या बाकी जो थे वो क्या इनकेपेबल थे? उनकी डेस्टिनी वो नहीं थी। तो अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारे लिए क्या सूटेबल है और क्या नहीं सूटेबल है,
तो बेसिकली आप शॉर्टकट ले रहे हैं, और ये एक एथिकल शॉर्टकट है जो आपके समय को भी बचाता है, प्लस आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे को भी बचाता है, और आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए एक ग्रोथ देता है, एक पाथ देता है और एक पुश देता है, और आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसके लिए आप बने हुए हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को जान लें कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। तो ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल है एस्ट्रोलॉजी का, और एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करने का, कि आप पहले अपने आप को समझें, और जो हमारे लिए इक्विपमेंट भगवान ने बनाए हुए हैं, जो हमारे हेल्प के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं, उनकी हेल्प से हम आगे अपने आप को और ग्रोथ तक ले जाएं। जैसे एक आम का पेड़ है और एक अमरूद का पेड़ है, तो इस दोनों में कोई सही या कोई गलत नहीं है, दोनों ही अपनी जगह सही हैं, लेकिन आम आम ही बनेगा और अमरूद अमरूद ही बनेगा। लेकिन हमें करना ये होता है कि आम को आम की तरह पालना है और अमरूद को अमरूद की तरह पालना है। अब अगर आप दोनों को मिक्स करने जाएंगे तो आम अमरूद भी नहीं बन पाएगा, और वो अपने जैसे ग्रोथ उसकी होनी चाहिए थी वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा बेसिक एक क्रस्ट है एस्ट्रोलॉजी का, और बेसिक एस्ट्रोलॉजी इसी पे चलती है कि हम कैसे ग्रोथ करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। What an insightful answer, Dr. Mishra. If today's startups can rely on data to shape their strategies, then astrology, in your case, feels like another kind of data. Old, proven, and rooted in context. Now here's where it gets interesting for our listeners. क्या एस्ट्रोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स को गाइड कर सकती है? मतलब किस राशि वाले लोग किस टाइप की इन्वेस्टमेंट में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्योंकि हम 3EA ग्लोबल में अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये कहते हैं, इन्वेस्टमेंट शुड बी डन लाइक यू प्लान अ बिजनेस, एंड विद आवर 15+ years of business consulting across industries, we've seen decision making improve when logic is supported by intuition, and sometimes astrology too. आपका क्या कहना है? It's a very interesting question and very useful question for all our listeners and viewers. क्योंकि कोविड के बाद से एक ऐसा दौर आया है कि हर आदमी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कीमत हर व्यक्ति को अब समझ में आ चुकी है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से एक पाथ ढूंढने में लगा है, क्योंकि कोविड के बाद से अगर आप देखें तो जितनी तेज़ी से डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, लेकिन उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस लोगों की नहीं आ रही, क्योंकि डीमैट अकाउंट्स तो खुले हैं लेकिन उसमें से बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अभी सेबी का अगर हम डेटा या उठा के देखें तो 90 out of 100 people are actually making loss in trading and investing। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम सही तरीके से इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने आपको पहले जैसे बोला कि एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस है कि अपने आप को समझना। अभी मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे किस तरह की इन्वेस्टिंग स्टाइल सूट करेगी, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे जीवन के आगे फेज़ कौन कौन से आने वाले हैं। सपोज़ मैंने लैंड में इन्वेस्ट कर दिया और कुंडली में मेरी दशाएं गड़बड़ आने वाली हैं, तो अब मैं लिक्विडिटी कहाँ से लाऊंगा? वो हार्ड कैश जो ज़रूरत पड़ती है ख़राब समय में, वो मैं कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि वो पूरा पैसा तो मेरा लैंड में फंसा हुआ है और ज़मीनें तुरंत तो निकलती नहीं। तो हमें इन चीज़ों को समझ के व्यक्ति की नेसेसिटी क्या है, प्लस उसका हार्ड कोर एक इंटेंशन क्या है और उसकी एक प्रवृत्ति क्या है, तो उसको समझने के बाद ही हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बेसिक थंब रूल है, जैसे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू बर्थ डेट, तो 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर वाले मतलब जिनका मूलांक ये हो, यानी 5 हो, 3 हो, 6 हो या 1 हो, तो ये लोग इन्वेस्टिंग में बहुत सफल होते हैं। ख़ास तौर से अगर आप बात ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट की करते हैं तो इसमें ये लोग बहुत सफल होते हैं। 9 नंबर वाले वहीं पे अगर वो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो उसमें उनको सफलता ज़्यादा मिलती है। तो ये एक बेसिक रूल हो गए। अब दूसरी बात आती है कि हम यहाँ पे राशियों के हिसाब से और प्लैनेट्स के हिसाब से, उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से
ये तय करते हैं कि व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या उसे मेटल में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उसे लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी सेक्टर्स जैसे रोटेशन होता है। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जैसे कि ये जो ईयर है हमारा 2025 है, 9 नंबर से गवर्न हो रहा है। 9 नंबर होता है प्लैनेट मार्स का, और ये जो मार्स है ये फायरी प्लैनेट है। ये प्लैनेट है डिस्ट्रक्शन का, युद्ध का, लड़ाई का। तो अभी आप जितना भी देखेंगे इस साल में, तो आपको बड़े अग्निकांड, यानी जैसे एक बहुत बड़ा एक 1 जनवरी को, यानी साल की शुरुआत में ही हमें लॉस एंजलिस में एक बहुत बड़ा अग्निकांड देखने को मिला, जो कि माना जा रहा है कि अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा अग्निकांड है। तो यहाँ से शुरुआत होती है और हमारी, और लगभग 3 युद्ध हमने अभी देख लिए जो कि ऑन गोइंग है। तो इस साल में आप देखिए डिफेंस सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं वो बढ़े, आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक हैं वो बढ़े। तो इस समय में ये चीज़ें, मंगल क्योंकि गवर्न कर रहा है, तो ये सारे सेक्टर्स को बढ़ने में पावर मिल रही है। तो अब इस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं कि सेक्टर रोटेशन कहाँ हो रहा है, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब एंट्री लेनी है, कब हमें एग्जिट करना है, कितने दिन के लिए हमें निवेश करना है, हमें प्रेशियस मेटल यानी गोल्ड सिल्वर में करना है, या हम सीधे सीधे स्टॉक्स में ही निवेश करें। तो ये चीज़ें हैं बहुत, एक हर व्यक्ति का इसमें एक नज़रिया है अपना अपना, और उसी के हिसाब से ही उसको इन्वेस्टिंग के लिए सजेस्ट किया जा सकता है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काफ़ी हद तक आपको मदद कर सकता है इन्वेस्टिंग के लिए। अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडलियाँ नहीं होती हैं, तो वो क्या इन्वेस्ट ना करें कहीं, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं याद है, मतलब न्यूमरोलॉजी से भी वो नहीं कहीं चेक कर सकते कि हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, बैक टेस्टिंग करते हैं कि जैसे अभी मान लीजिए कि साल चल रहा है हमारा मंगल का, तो मैंने बताया डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स, कुछ बहुत मेटल के स्टॉक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक ये फोकस में रहते हैं। तो अभी तक वही हमें देखने को मिला। अब आगे आने वाला साल हमारा क्या, आगे आने वाला साल हमारा 2026 है, यानी हमारा नंबर 1 आ जाएगा, सूर्य का साल हो जाएगा। तो आगे आने वाले समय में FMCG सेक्टर्स, एनर्जी सेक्टर्स, PSUs, ये इनको आगे बढ़ने में और ये इन चीज़ों में पुशअप मिलेगा। तो जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सेक्टर्स पे ध्यान रखें, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, साल के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से कब कौन से सेक्टर फोकस में रहेंगे। केवल अगर हमने इतना भी समझ लिया तो आप सही समय पे सही जगह पे होंगे, और आपके इन्वेस्टमेंट जिस पर्पज़ से आप करते हैं कि आदमी आगे बढ़े, अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाएं, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक एक फंडामेंटल है या बेस लाइन है एस्ट्रोलॉजी की, कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए व्यक्ति को सजेस्ट कर सकते हैं। और जिनके पास कोई भी साधन नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है किसी तरीके से कंसल्टेंसी लेने का, तो वो अपना ये बेसिक जो न्यूमरोलॉजी का पैटर्न है, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, इज़ अ साइंस ऑफ स्टडिंग पैटर्न्स, क्योंकि वही 12 राशियां हैं, वही 12 भाव हैं, वही 9 ग्रह हैं, वही बार बार वही राशियों में घूम रहे हैं, तो हम उनका साइकिल का स्टडी करते हैं। तो इसी तरह बिज़नेस साइकिल्स भी होते हैं, कभी बिज़नेस में किसी में बूम आता है, कभी उसमें जो है डाउनफॉल आता है। तो इस साइकिल को हमने अगर ठीक तरीके से समझ लिया बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सही समय पे सही जगह पे होंगे और आप अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा प्रिजर्व कर पाएंगे और आगे भी बढ़ते रह सकते हैं। Dr. Mishra, this was enlightening. From research-backed astrology to its application in finance, career, and even health, you've made many of us rethink how we view astrology. This is Sia from 3EA Global signing off. Keep questioning, keep growing.